दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि 2024 में आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि ये सभी 10 मेगा प्रोजेक्ट 2024 में बनकर कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर बात करें अपने नंबर 10 वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो नंबर 10 पे अपने मेगा प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई कोस्टल रोड। अब जो ये मुंबई कोस्टल रोड है वो ना सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रोड होने वाला है, क्योंकि इस मुंबई कोस्टल रोड में आपको कुछ ऐसी फैसिलिटीज और सुविधाएं देखने को मिलेगी जो कि आपको केवल अमेरिका या फिर यूरोप के देशों में देखने को मिलती है। तो अब अगर बात करें मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट को टोटल 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो फेज 1 के अंदर टोटल 10 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाया जाएगा और फेज 2 के अंदर टोटल 20 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाया जाएगा। इसके अलावा इस मुंबई कोस्टल रोड को एग्जीक्यूट करने का काम बीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसको बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात करें मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 के बारे में जो कि 2024 में बनकर कंप्लीट होने वाला है, तो मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 की जो लंबाई है वो आपको 10.5 किलोमीटर देखने को मिलेगी और इस फेज 1 में आपको टोटल 8 लेन देखने को मिलेगी। यानी कि मुंबई कोस्टल रोड बेसिकली 8 लेन वाला रोड होगा। और ये जो 10.5 किलोमीटर लंबा फेज 1 है वो मुंबई में प्रिंसेस फ्लाईओवर को वर्ली सी लिंक से जोड़ने का काम करेगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंटली प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली सी लिंक तक जाते हो, पीक आवर में आपको ट्रैफिक इतना ज्यादा देखने को मिलता है कि प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली सी लिंक पहुंचने में अभी आपको 35 से 45 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन अगर बात करें इस 10.5 किलोमीटर लंबे फेज 1 के बारे में, तो इसकी मदद से आप प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली सी लिंक तक केवल 10 मिनट से भी कम समय में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड को ज्यादा खास बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक 2.07 किलोमीटर लंबी एक ट्विन टनल देखने को मिलेगी। और दोस्तों खास बात यह है कि ये जो सुरंग है वो गिरगांव से शुरू होगी और अरेबियन सी, जिसे हम अरब सागर के नाम से भी जानते हैं, तो अरेबियन सी के 7 से लेकर 20 मीटर नीचे गहराई में इस टनल को बनाया गया है। और इसी कारण ये इंडिया की पहली ऐसी सुरंग बन जाती है जो कि पहली बार समुद्र के नीचे से होकर गुजरने वाली है। इसके अलावा इस मुंबई कोस्टल रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक बसेस के लिए अलग से एक अलग लेन को डेडिकेट किया जाएगा। यानी कि टोटल 8 लेन में से आपको एक अलग डेडिकेटेड लेन देखने को मिलेगी, वो भी पब्लिक बसेस के लिए। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड पर 3 अंडरग्राउंड पार्किंग को बनाया जाएगा जहां पर 1800 कार्स को पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर टोटल 16 अंडरपास को बनाया जाएगा लोगों के पैदल चलने के लिए। अब अगर बात करें कि मुंबई कोस्टल रोड का जो फेज 1 है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 को बनाने की जो कॉस्ट है वो 12,700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली है। और इस 10.5 किलोमीटर लंबे मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 को जून 2024 में पूरी तरह से बनाकर तैयार भी कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जो नंबर 9 पे अपना प्रोजेक्ट है उसका नाम है राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम। बेसिकली 2018 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के राजगीर में बिहार के दूसरे क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाएगा। यानी कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बिहार का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम है। बिहार में मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम आपको पहले से ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें इस राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये राजगीर क्रिकेट स्टेडियम काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होने वाला है, क्योंकि इस क्रिकेट स्टेडियम को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को टोटल 90 एकड़ लैंड पर बनाया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम को कंप्लीट करने में टोटल 633 करोड़ का खर्च आ सकता है। अब अगर बात करें इस स्टेडियम की कैपेसिटी के बारे में, तो राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 45,000 सीट की होगी। यानी कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 45,000 लोग बिना किसी परेशानी के मैच को एंजॉय कर पाएंगे। और क्योंकि इसको 90 एकड़ लैंड में बनाया गया है तो ये बिहार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन जाता है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि इस क्रिकेट स्टेडियम को न केवल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इस स्टेडियम को एक स्पोर्ट्स एकेडमी की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ऐसा बताया गया कि इस क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाने वाला है, लेकिन इस स्टेडियम में अदर स्पोर्ट को भी प्ले किया जा सकता है जैसे कि फुटबॉल। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जून 2024 तक ये राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा।
और 2024 के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में 633 करोड़ नहीं बल्कि अब 740 करोड़ का खर्च आने वाला है। और अगर बात करें नंबर 8 पे आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपने 8वें प्रोजेक्ट का नाम है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आगरा के अंदर ना सिर्फ हमको केवल ताजमहल बल्कि कई ऐसी जगह देखने को मिलती है जहां पर हर साल काफी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आगरा के अंदर हमें मेट्रो सर्विस की बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिलती है। लेकिन अब आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि आगरा में लगभग हर एक रूट पर अब आपको मेट्रो की सर्विस देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगरा आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2020 में मोदी जी के द्वारा आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का जो सिविल वर्क था उसको इनोग्रेट यानी कि शुरू किया था। लेकिन अगर बात करें कि आगरा मेट्रो की लंबाई कितनी ज्यादा होने वाली है, तो फिलहाल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको टोटल 2 मेट्रो की लाइंस देखने को मिलेगी और अगर इन दोनों लाइंस की टोटल लंबाई को मिला लिया जाए तो वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी कि आगरा मेट्रो की जो लंबाई है वो अभी के लिए आपको 30 किलोमीटर लंबी देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको 7.7 किलोमीटर लंबा जो कॉरिडोर है वो अंडरग्राउंड देखने को मिलेगा। बाकी का जो 23.3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है वो आपको एलिवेटेड यानी कि वाइडक्ट में देखने को मिलेगा। और पहले फेज के अंदर ताज ईस्ट गेट से लेके सिकंदरा के बीच में आपको मेट्रो सर्विस देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको टोटल 14 मेट्रो स्टेशन देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरी लाइन को कालिंदी विहार स्टेशन से लेके आगरा कैंट स्टेशन के बीच में बनाया जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि 2024 में ही एक 6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को सभी लोगों के लिए यानी कि पब्लिक के लिए ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये जो 6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है वो आपको मनकामेश्वर मंदिर से ताज ईस्ट गेट के बीच में देखने को मिलेगी, जिसकी मदद से आप ताजमहल भी आसानी से विजिट कर पाएंगे। और ताज ईस्ट गेट से लेके मनकामेश्वर मंदिर के बीच में जो आपको ये 6 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन देखने को मिलती है, इसको मार्च 2024 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और दोस्तों इस पूरे 30 किलोमीटर लंबे आगरा मेट्रो के नेटवर्क में आपको टोटल 27 मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेंगे। और फिलहाल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे 30 किलोमीटर लंबे आगरा मेट्रो नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए लगभग 8 करोड़ 380 करोड़ की लागत आएगी। और 7वें नंबर पे अपने मेगा प्रोजेक्ट का नाम है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से भी जाना जा रहा है। और अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई के बारे में, तो इस बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो 258 किलोमीटर होगी, यानी कि 258 किलोमीटर। और ये एक 4 लेन वाला वाइड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा जो कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से कनेक्ट करेगा। और ये एक्सप्रेसवे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के होसकोटे से चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन एरिया के श्री पेरम्बदूर तक एंड होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पे 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर व्हीकल्स को चलाना अलाउड किया गया है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2021 को इस बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा मिल चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को 17,930 करोड़ रुपए की लागत से बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि 2024 में यह बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे आखिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में बनाया जाने वाला यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर बात करें अपने छठे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपने छठे प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऑफिशियली इस एक्सप्रेसवे को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो हमें 701 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि एक 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। और इस 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में से कुछ भागों को पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। बेसिकली 2019 में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पे काम करना शुरू किया गया था और उसके बाद दिसंबर 2022 में मोदी जी के द्वारा मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया गया था। और ये पहला फेज नागपुर से लेकर शिरडी के बीच में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद मई 2023 में शिरडी से लेकर इगतपुरी के बीच का जो सेक्शन है उसको लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। और इस इगतपुरी से लेकर शिरडी के बीच की जो टोटल लंबाई थी वो 80 किलोमीटर हमें देखने को मिली थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इगतपुरी से लेकर मुंबई के बीच का जो सेक्शन है उसको 2024 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और दोस्तों अपने 5वें प्रोजेक्ट का नाम है
अयोध्या वाराणसी हाईवे। बेसिकली अयोध्या और वाराणसी के बीच में बनाया जाने वाला ये हाईवे एक 4 लेन हाईवे होगा जिसको NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अयोध्या और वाराणसी के बीच में आपको अकबरपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और जोधपुर जैसी जगह भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अयोध्या और वाराणसी के बीच में बनाए जाने वाले इस हाईवे की मदद से न सिर्फ राम मंदिर बल्कि अयोध्या और वाराणसी के बीच में आपको जितने भी धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं वहां पर लोग इस हाईवे के बन जाने के बाद आसानी से जा सकेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जी के द्वारा इस हाईवे के लिए लगभग 1500 करोड़ की अमाउंट को अप्रूव किया गया है। इसके अलावा इस हाईवे के बन जाने के बाद जो लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं उनको इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा इस हाईवे के बन जाने के बाद लोग वाराणसी और अयोध्या के जो घाट होते हैं वहां पर भी आसानी से पहुंच पाएंगे। अब दोस्तों अगर बात करें अपने चौथे प्रोजेक्ट के बारे में तो नंबर 4 पर मेगा प्रोजेक्ट का नाम है नमो भारत ट्रेन। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में बनाए जाने वाले RTS कॉरिडोर को ही नमो भारत ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में बनाए जाने वाले इस RTS कॉरिडोर की जो टोटल लंबाई है वो 82 किलोमीटर होगी, जिसमें से 21 अक्टूबर 2023 को 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को मोदी जी के द्वारा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। और ये 17 किलोमीटर लंबा सेक्शन हमें गाजियाबाद के साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुआई डिपो के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए नमो भारत ट्रेन को केवल 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि NCRTC के द्वारा काफी जल्दी दुआई डिपो से लेके मेरठ साउथ के बीच में नमो भारत ट्रेन के ट्रायल को शुरू किया जाने वाला है। और गाजियाबाद के दुआई डिपो से लेके मेरठ साउथ के बीच का जो ये सेक्शन है वो हमें टोटल 25 किलोमीटर लंबा देखने को मिलता है। और इस 25 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर आपको 4 मेजर स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिनमें से 3 स्टेशन आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेंगे जिनके नाम है मुरादनगर, मोदी नगर नॉर्थ और मोदी नगर साउथ। और बाकी का बचा हुआ चौथा स्टेशन आपको मेरठ में देखने को मिलेगा जिसका नाम है मेरठ साउथ। और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि मुरादनगर, मोदी नगर नॉर्थ और मोदी नगर साउथ का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मेरठ साउथ स्टेशन एक काफी बड़ा स्टेशन होने वाला है, इसी कारण इस स्टेशन का जो काम है अभी भी चालू है। लेकिन मेरठ साउथ का जो वर्क है वो काफी जल्दी कंप्लीट भी होने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि दुआई डिपो से लेके मेरठ साउथ के बीच का जो 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है उसको मार्च 2024 तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद इस 25 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को लोगों के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। और दोस्तों अपने तीसरे प्रोजेक्ट का नाम है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई हमें 109 किलोमीटर देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक पार्ट है। और NHAI के द्वारा अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को टोटल 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर लैंड की कॉस्ट को हटा दिया जाए तो इस 109 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने में 3196 करोड़ का खर्च आएगा। और दोस्तों इस अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे सरदार पटेल रिंग रोड को जो कि अहमदाबाद के सरखेज के पास में पड़ता है धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट एरिया के माध्यम से भावनगर जिले के अधिलाई गांव से जोड़ेगा। और अहमदाबाद और धुलेरा के बीच में बनाया जाने वाला ये 109 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2024 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बेसिकली एक 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हमें टोटल 91 किलोमीटर लंबा देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सलरपुर गांव पर जोड़ता है। अब बेसिकली जो सलरपुर गांव है वो कलवारी बाग इंटरचेंज में हमें देखने को मिलता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और 2019 में इस एक्सप्रेसवे के लिए लैंड को एक्वायर करना शुरू किया गया। और इस पूरे 91 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने की जो कॉस्ट है वो 5,876 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब दोस्तों इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के कारण गोरखपुर के लोगों को बेटर कनेक्टिविटी मिल पाएगी, उसी के साथ बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिल पाएगी। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी बूस्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें अपने पहले यानी कि नंबर 1 प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपने नंबर 1 प्रोजेक्ट का नाम है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। दोस्तों अभी तक आपने इंडिया के अंदर कई ऐसी वंदे भारत ट्रेन देखी है जिनमें आप बैठकर ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में आपको इंडिया के अंदर एक ऐसी वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलने वाली है जिसमें आप बैठकर नहीं बल्कि सोते हुए ट्रेवल कर पाएंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली स्लीपर
स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में। और दोस्तों कई न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आपको मार्च 2024 या फिर अप्रैल 2024 में पहली बार देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूट से जुड़ी भी कई जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इंडिया की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को सबसे पहले राजस्थान और मुंबई के बीच में चलाया जा सकता है। हालांकि अभी इसको लेके कोई ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन कई एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को राजस्थान से लेके मुंबई के बीच में चलाया जाएगा। तो वेल दोस्तों ये थे इंडिया के 10 मेगा प्रोजेक्ट। वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।